प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले लेक्चर में हमने अपने मैथ्स के दूसरे चैप्टर रिलेशन और फंक्शन की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने देखा था कि दो सेट के कॉन्टेक्स्ट में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। उस दौरान हमने दो सेट के कार्टियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था और उस कार्टियन प्रोडक्ट से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनमें एलिमेंट्स की संख्या p और q है तो उन दोनों सेट के बीच में मैक्सिमम कितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं, एंड दैट वाज इक्वल टू 2 टू द पावर pq, है ना। हमारे पास एक सेट a होता था, एक सेट b होता था। उन दोनों का हम कार्टियन प्रोडक्ट निकालते थे। सपोज a का b के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालते थे, फिर उससे जो सेट बनता था उस कार्टियन प्रोडक्ट से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनता था हम उस सेट का एक पावर सेट बनाते थे और वो पावर सेट हमें बताता था कि सेट ए से लेकर सेट बी तक मैक्सिमम कितने तरह के रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपनी उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी के बारे में देखेंगे। क्या मतलब होता है जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली if and only if corresponding elements are equal, यानी कि A C के बराबर हो और साथ ही साथ B भी D के बराबर हो, सॉरी A C के बराबर हो एंड B D के बराबर हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे उस केस में हमारे दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो सेट का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था। हमने ये भी देखा था कि कार्टियन प्रोडक्ट A इंटू बी और कार्टियन प्रोडक्ट B इंटू ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। एक स्पेशल केस में वो बराबर होते हैं जब मेरे दोनों के दोनों सेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो अगर दोनों सेट इक्वल हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आइए हम बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट ए है 1 2। यहां पे मैंने क्या किया, ए का ए के साथ कार्टियन प्रोडक्ट किया। सो मुझे क्या मिलेगा, कार्टियन प्रोडक्ट का मतलब कितने तरीके से हम लिंक कर सकते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स को। तो 1 को 1 के साथ लिंक करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 1 को 2 के साथ लिंक करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 2 को 1 के साथ लिंक किया और फिर 2 को 2 के साथ लिंक किया। अब ये जो सेट आया है इसका मैं फिर से ए के साथ कार्टियन प्रोडक्ट कर रहा हूं। मतलब मैं ए का इस सेट के साथ कार्टियन प्रोडक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि मैं पहले ए का एलिमेंट लिखूंगा और बाद में ए इंटू ए का एलिमेंट लिखूंगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सी 1 को मैं इस 1 1 के साथ रखूंगा। तो पहले 1 फिर 1 फिर 1, ये दोनों 1 किसके हैं, ए इंटू ए के, और ये 1 किसका है, इस ए का। ठीक है,
फिर 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2, फिर 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 और फिर 2 2 2 2 2 2। सो आप यहां पे देख सकते हो हमें फिर से एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 एलिमेंट नहीं है, यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इन सबको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है ना। ट्रिपलेट बिकॉज 3 एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड बिकॉज एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो वो ट्रिपलेट चेंज कर जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि 2 4 6 अगर ये ट्रिपलेट है लेकिन ऑर्डर्ड है तो ये बराबर नहीं होगा 6 2 4 के, है ना। सेम वही वाली बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए कुछ फ्रेज है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं ए का ए के साथ कार्टियन प्रोडक्ट करता हूं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे पॉसिबल रिलेशन के बारे में बताते हैं। तो इसको कहते हैं रिलेशन ऑन ए। जब भी आप सुनोगे रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ए का ए के साथ ही कार्टियन प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। अब आइए कार्टियन प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। सपोज मेरे पास 3 सेट हैं ए बी और सी। मैं ए का बी यूनियन सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं। तो सपोज मैं ए इज इक्वल टू 1 2 मान लेता हूं, बी इज इक्वल टू 1 0 मान लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो आप। कम एलिमेंट्स में ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और फिर ये 2 और 3 में ले लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे बी यूनियन सी करना है। तो व्हाट विल बी माय बी यूनियन सी? बी यूनियन सी 1 0 2 3। ओके, अब मुझे क्या करना है, ए का बी यूनियन सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। ए का बी यूनियन सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं देखता हूं कितने तरीके से इन दोनों एलिमेंट्स को लिंक किया जा सकता है। सो 1 का 1 के साथ, 1 का 0, 1 का फिर 2 के साथ, 1 का फिर 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 0 के साथ, 2 का 2 के साथ और फिर 2 का 3 के साथ। सो मुझे ये मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए का अलग से बी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट करूंगा, फिर ए का सी के साथ अलग से कार्टियन प्रोडक्ट करूंगा और दोनों को यूनियन कर दूंगा। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट इज कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए बी, सो 1 का 1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ और फिर 2 का 0 के साथ। ये हमें मिल गया। अब ए का सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट, 1 का 2 के साथ, 1 का फिर 3 के साथ, 2 का फिर 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। ये मेरा हो गया कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और ये हो गया कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। अब मैं दोनों का क्या कर रहा हूं, यूनियन करूंगा। सो दोनों का यूनियन करके मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैं इन सेट्स को इरेज कर देता हूं।
So I am finding out what is my union of these two sets. So 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 3 2 2 and 2 3. ओके, जरा इन दोनों सेट्स को मैच करवा। 1 1 अवेलेबल है, 1 0 अवेलेबल है, 1 2 अवेलेबल है, 1 3 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल है, 2 0 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 2 3 अवेलेबल है। इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में है और इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में, यानी कि दोनों बराबर हुए। तो मैं लिख सकता हूं, सो यहां से मैंने वेरीफाई कर लिया हमने कि अगर ए का बी यूनियन सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हम उसे ए का बी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर यूनियन करेंगे और ए का सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये एक बी के साथ पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर जो बीच में ऑपरेशन था वही हो रहा है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक इसी तरह आप इन्हीं तीनों सेट्स का इस्तेमाल करके ये साबित कर सकते हो कि अगर ए का आप बी इंटरसेक्शन सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो बराबर आएगा ए का बी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए का सी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट। मैं आशा करता हूं कि ये पिछला वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा और उसी के बेसिस पर कुछ अलग नहीं करना है। बस आपको ए बी, ए कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी और कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी निकालकर उनका इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। और आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब कार्टियन प्रोडक्ट यहां पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम जाते हैं रिलेशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। अगर आप मेरे वो फैमिली ए और फैमिली बी वाला एग्जांपल याद करेंगे तो रिलेशन था क्या? रिलेशन था कि हमारा दोनों फैमिली का कार्टियन प्रोडक्ट करने पर जो सेट बनता था उस सेट का कोई भी सबसेट आप ले लोगे तो वो सबसेट एक रिलेशन कहलाता है सेट ए से सेट बी की तरफ, है ना। मैंने एक एरो का साइन दिया था, कुछ इस तरह का था हमारे पास। ये हमारा फैमिली ए था, ये हमारा फैमिली बी था। इसमें एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ और फिर मैंने ऐसा कुछ एरो दे के बनाया था। ऐसे लाइन दिया था, फिर एरो दिया था, फिर ऐसा कुछ दिया था। आप बहुत सारे बना सकते हो, है ना। और कितने तरह के रिलेशन बनेंगे वो हमने देखा था कि अगर मैं ए बी का कार्टियन प्रोडक्ट निकाल दूं, ए बी, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, सी डी, सी ई और सी एफ, ये हमारा। और ये इन दोनों सेट्स में बहुत ही सुंदर वाला रिलेशन था, है ना। इस फैमिली का हर बंदा इस फैमिली के हर बंदे को जानता है। हमने इस तरीके से सोचा था। और मैंने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि इस फैमिली का हर बंदा इस फैमिली के हर बंदे को जाने। बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखी थी हमने। तो कितने तरीके के रिलेशन बन सकते हैं? तो इसके लिए हमने पावर सेट ऑफ ए इंटू बी बनाया था, है ना। और उस पावर सेट ऑफ ए इंटू बी का मैं कोई भी एलिमेंट पकड़ ले रहा हूं। कोई भी एलिमेंट पकड़ने का मतलब इस सेट का एक सबसेट पकड़ रहा हूं, इस सेट का एक सबसेट पकड़ रहा हूं और उस सबसेट
को मैंने क्या नाम दिया, रिलेशन आर, क्योंकि सेट है रिलेशन आर फ्रॉम, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले किसका है, ए का है फिर बी है, ए पहले लिखा हुआ है बी पहले लिखा बाद में लिखा हुआ है, तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके के फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब उसमें से मैं कोई भी एक सबसेट उठा लेता हूं, कोई भी सबसेट उठाने का मतलब मैं कोई भी रिलेशन उठा ले रहा हूं और फिर मैं उसके रिस्पेक्ट में कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आर उठा लिया, सबसेट सबसेट मैंने उठाया, एडी को उठा लिया, बीडी को उठा लिया और सीएफ को उठा लिया। सपोज ये एक सबसेट है उसका, तो मैंने इसको उठा लिया। अब देखिए इस सबसेट का यानी कि इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको चुनकर आपको एक सेट बनाना है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए है, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी है और इस ऑर्डर्ड का पहला एलिमेंट सी है। इस रिलेशन आर यानी कि इस सबसेट के हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को पकड़ के मैंने एक सेट बना दिया और इस सेट को हम कहेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक उसी तरह इस रिलेशन यानी कि इस सबसेट के हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसको पकड़कर एक सेट बनाइए। सो डी सेकंड एलिमेंट है, पकड़ लिया, डी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, एफ को पकड़ लिया और कुछ बचा नहीं, तो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट को पकड़कर आप सेट बनाइए। इसे हम कहेंगे, इस सेट को कहेंगे हम रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब देखिए हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किस बड़े से सेट का हिस्सा है, ये डी और एफ किस बड़े से सेट का हिस्सा थे, फैमिली बी, है ना, फैमिली बी से आए थे। तो सपोज मैं उसको पेरेंट सेट बोल दे रहा हूं, हालांकि किताबों में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी पेरेंट सेट या फिर डॉटर सेट, लेकिन आप समझ सकते हो कि रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बड़े से सेट का हिस्सा थे, है ना, सेट बी। उस सेट बी को मैं इस रिलेशन आर का कोडोमेन कह रहा हूं। सेट बी is the codomain of relation R। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि रेंज का हर एलिमेंट हमारे कोडोमेन यानी कि सेट बी में प्रेजेंट है। सो रेंज is a subset of codomain, range is a subset of codomain। कुछ खास सबसेट्स आप पकड़ सकते हो, कुछ ऐसा रिलेशन होगा जिसमें हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर भी आ सकता है ना। सपोज अगर इसमें मैंने एडी लिया है, बीडी लिया है, सीएफ लिया है और अगर मैं सीई भी पकड़ लेता, अगर मैं सीई भी पकड़ लेता तो फिर मेरे पास यहां पर डीईएफ मेरा रेंज वो बन जाता, तो उस केस में मेरा रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन इन तीन वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अब इस ऑर्डर्ड पेयर पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर रहा हूं। इस ऑर्डर्ड पेयर पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर रहा हूं। सो सपोज मैंने एडी पकड़ लिया, ए डी पकड़ लिया, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना, जिधर से एरो निकल रहा था, और ये जो दूसरा एलिमेंट है जिस पर एरो गिर रहा था, तो इसे कहते हैं इमेज ऑफ एरो कहां से निकला था? ए से निकला था। इमेज ऑफ ए किस रिलेशन के अंतर्गत? आर के अंतर्गत, है ना। इस रिलेशन के हिसाब से तो इमेज ऑफ ए अंडर द रिलेशन R. D is the image of A under relation R, because ये ऑर्डर पेयर मैंने R से उठाया है। ठीक उसी तरह A को क्या बोलेंगे? A को हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ D, प्री इमेज ऑफ D under the relation R. ओके, आप इन सारे टर्मिनोलॉजीज को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब सी, यहां पर मैं R को रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। चूंकि ये सेट ही है, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो वह आप सेट में पढ़ चुके हो कि किसी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। वहां पर आपको एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। तो अपनी इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, इन टर्मिनोलॉजीज को समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।